बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर, इजराइल की फौज ऑफिशियली तौर पर साउदर्न सीरिया का जो ड्रूज कम्युनिटी वाला विलेज का इलाका है वहां पर घुस चुकी है, जहां ड्रूज कम्युनिटी के लोग इजरायली फौज का वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं। तुर्की के खलीफा, सीरिया का मुजाहिद, दोनों की जिंदगी पूरी तरीके से झंड हो गई है। और उधर नेतन्याहू ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा कि सीरिया के अंदर ये जो सीज फायर हुआ है, जुलानी गैंग जो झुकी है ड्रूज कम्युनिटी के आगे, वो प्लीज कहने से नहीं झुकी, बल्कि हमने अपनी ताकत का उनको अंदाजा कराया, इसलिए सीज फायर किया है, इसलिए पीछे हटे हैं। नेतन्याहू ने दो टूक अल्फाज में खलीफा और उसके मुजाहिद को कह दिया है कि साउथ सीरिया में तुम्हारी मिलिट्री कदम नहीं रखनी चाहिए, अपनी गैंग को यहां से पीछे रखना। कितनी ज्यादा झंड होगी उस आदमी की जिंदगी जिसने लड़कर खून पसीना एक करके अपने देश को फतह किया वापस से, और अपने ही देश में अपनी ही आर्मी को वो तैनात नहीं कर सकता। कितनी ज्यादा बदकिस्मती होगी उसकी, या कहूं कितना बड़ा वो दलाल होगा। कल की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सीज फायर एग्रीमेंट में ये तय हुआ है कि ड्रूज कम्युनिटी के लोग और सीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेस यानी जुलानी गैंग मिलकर साउदर्न सीरिया की सिक्योरिटी और तमाम चीजों को संभालेगी। लेकिन पता नहीं क्या अग्रीमेंट हुआ था, जुलानी की फोर्सेस ने वहां से विड्रॉ कर लिया साउथ सीरिया से। विड्रॉ करते ही इजराइल की आर्मी वहां घुस चुकी है, और ड्रूज कम्युनिटी के जो मिलिशियाज हैं उन्होंने सुन्नी मुस्लिमों का वहां पर कत्लेआम करना भी शुरू कर दिया है। सैकड़ों की तादाद में सुन्नी मुस्लिमों को अब तक कत्ल कर दिया गया है, ऐसी अपडेट आई है। इसके अलावा जो ड्रूज कम्युनिटी के मिलिशियाज हैं, इंग्लिश में कहा जाता है साइन ऑफ डेविड, और हमारे मुसलमानों में आप कह सकते हो दाऊद अलैहिस्सलाम का चिन्ह, उस तरीके का एक झंडा लेकर अपने इलाके में फहरा रहे हैं और इजराइल का वेलकम कर रहे हैं। मतलब जो मैं आपसे कह रहा हूं कि सीरिया का साउथ का एक बड़ा एरिया, गोलान हाइट्स पहले से उनके पास है, माउंट हरमन अभी जंग के दौरान ले लिया था जब तख्ता पलट हुआ था, अब जुलानी के हलक में हाथ डालकर इजराइल साउदर्न सीरिया को धीरे धीरे अपने कब्जे में करता जा रहा है। कितना झंड होगा वो आदमी जो खड़ा होकर स्टेज पर कह रहा है कि हम इस धरती की औलादे हैं, यानी हम सीरिया की औलादे हैं और हम जंग में दोबारा नहीं जाएंगे। वो बंदा मार मार के पिछवाड़ा लाल कर रहा है और ये कह रहा है कि हम जंग पर नहीं जाएंगे। अबे भाई, वो तेरा आधा देश निकल गया है, किस मिट्टी का बना है तू, किस बात का मुजाहिद है? अगर भाई दुनिया में इंसान को सबसे प्यारी चीज क्या होती है जिसके लिए वो जान दे भी देता है और ले भी लेता है? एक पैसा, एक जमीन, एक औरत। जमीन के लिए तो जंगें हुई हैं, अब ये कह रहा है कि हम जंग पर नहीं जाएंगे। भाई कितना भी पिछवाड़ा सुझा लो हमारा, कितनी भी जमीनों पे कब्जा कर लो, हम जंग पर नहीं जाएंगे, खासकर इजराइल के साथ। ईरान के साथ तो चले जाएंगे, अभी ऐलान कर दो ईरान के साथ, अभी चले जाएंगे। अब टीआरटी की इस रिपोर्ट को देखो आप, इसमें क्या कहा गया है कि 16 जुलाई को इजराइल ने जो हमला किया सीरिया पर, उसमें कहा गया कि हमने ड्रूज की हिफाजत के लिए वो हमला किया है। मगर क्या वो सच में ड्रूज की हिफाजत के लिए था, या ग्रेटर इजराइल को बनाने के लिए, अपनी जमीन को जो एक्सपेंड करना है उसका बहाना ड्रूज कम्युनिटी है, और उसी बहाने से धीरे धीरे अपने जमीन को एक्सपेंड करेगा? ये कौन कह रहा है? तुर्की का मीडिया आउटलेट टीआरटी। ये तुर्की का मीडिया आउटलेट है, बाकायदा मैप दिखाया है, फुल स्क्रीन पर आप देख लो। ये जो लाल लाल रंग में आप देख रहे हो ना, ये पूरा ग्रेटर इजराइल का मैप है, और सीरिया वाला पार्ट जो आप देख रहे हो वो दिखाया गया है कि कितने सीरिया की इनको जरूरत है। लगभग 75% सीरिया की इनको जरूरत है ग्रेटर इजराइल के अंदर, जब ये बनाएंगे, मतलब कंप्लीट करने के लिए। बाकी का जो नॉर्दर्न सीरिया है, थोड़ा सा 25 से लेके 30% तक का वो हिस्सा है। अब आप यकीन मानना मेरी इस बात का कि गोलान हाइट्स तो पहले से ही इजराइल के पास है, माउंट हरमन पहले ही इजराइल के पास है। अब ये जो ड्रूज के बहाने इजराइल घुसा है सीरिया के अंदर, धीरे धीरे लगभग 75% की जरूरत है, इजराइल के पास अब भी 40% सीरिया आ चुका है। आप मानो या ना मानो, 75 की जरूरत है, वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। तुर्की का भी थोड़ा सा भाग आएगा इजराइल के पास। और ये सारे कारनामे, ये जो गोल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी थोड़े बहुत मुश्किल हैं, लेकिन इजराइल इनको ऑफिशियली पूरे करेगा। सीरिया के अंदर ड्रूज का बहाना लगाया है, तुर्की के अंदर शायद हो सकता है कुर्दों का बहाना लगा दे, सऊदी अरब में भी किसी को खड़ा कर देगा, उनके बहाने से कब्जा करेगा, जॉर्डन में भी करेगा, इजिप्ट में भी करेगा। इसी तरीके से अलग अलग बीमारियों का अलग अलग इलाज ढूंढकर इजराइल सबका इलाज करेगा। अच्छा, मजा तो यही आएगा, क्योंकि इन तमाम देशों में जो भी बैठे हुए हैं सब दलाल हैं, इजराइल और अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाले हैं।
इन्होंने अभी अनऑफिशियल तौर पर कब्जा करवाया हुआ है। ये सोच रहे हैं कि कब्जा तो इन्हीं का है, लेकिन राज तो हम कर रहे हैं ना, हमारी ज़िंदगी तो मज़े में कट रही है। लेकिन जब इनको इजराइल को ज़रूरत पड़ेगी ऑफिशियल कब्जा करने की, इनके पिछवाड़ों पर भी लात मार के इनको भगाएंगे या इनको वहीं दफना देंगे, इनके पैलेसेस में ही। जैसे कल जुलानी को बस थोड़ा सा मिस हो गया, नहीं तो अपने पैलेस में दफन हो जाता। वैसे ही धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। बस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को सपोर्ट देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हिम्मत टूट जाती है जब व्यूज़ बहुत कम आते हैं। एक हफ्ते तक चैनल बंद रहा था, उसके बाद से व्यूज़ जो है बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। उम्मीद है तो अल्लाह से ही, लेकिन जरिया तो आप ही लोग बनोगे ना, इसलिए सपोर्ट जरूर करें। तो वहीं अमेरिका की एक फ्रेश रिपोर्ट ने दावा किया है कि ईरान की 3 में से सिर्फ एक न्यूक्लियर साइट को नुकसान हुआ है अमेरिका के बॉम्बार्डमेंट से। देखो, तब से लेके अब तक, जब से ईरान के ऊपर अमेरिका ने ऑफिशियल हमला किया, कई रिपोर्ट्स आई हैं। कभी पेंटागन कहता है कि नहीं, नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, कभी कहता है कि हुआ है, कभी अमेरिका की CBS, NBS, अलाना फलाना न्यूज़ आउटलेट्स जो हैं वो कहती हैं कि नहीं भी नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। फिर ट्रंप उधर से डंडा करता है, नहीं ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, झूठे हैं, तो वो लोग भी अपनी रिपोर्ट बदल देते हैं, पेंटागन भी अपने बयानों को बदल देता है। अब एक बार फिर से किसी अमेरिकन एक्सपर्ट ने ही, अंदर के ने ही ये जानकारी दी है, कई सारे मीडिया आउटलेट्स ने इसको छाप भी डाला है कि ईरान की 3 में से किसी एक को ही नुकसान पहुंचा है। अच्छा, अब ईरान इतना शांत क्यों है, समझ रहे हो आप? आपने ऑब्जर्व किया होगा इतने दिनों से कि ईरान बिल्कुल शांत पड़ा है। 2 ही बातें हो सकती है, या तो ईरान डर गया, उसको पता लग गया कि भैया बहुत बुरी मार पड़ेगी अगर लड़ेंगे, या फिर ईरान अंदर ही अंदर अपने आप को और बड़े सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कर रहा है। आपको क्या लगता है, डर गया होगा? अगर वो डर जाता तो इतने बड़े बड़े भयानक मिसाइल हमले, जो हमले ईरान ने इजराइल के ऊपर किए हैं, आप अगर जानते हो, जियोपॉलिटिक्स पर नज़र रखते हो, वॉरफेयर पर नज़र रखते हो, तो पूरी दुनिया में आपको भी पता होगा कि अमेरिका तक की इतनी औकात नहीं है कि इजराइल के ऊपर इतने खतरनाक हमले कर दे। इजराइल अमेरिका को भी धमकी देता है भाई साहब। किसी की पूरी दुनिया में इतनी औकात नहीं है कि ईरान जैसे हमले इजराइल के ऊपर कर दे। ईरान ने कितनी जुर्रत दिखाई है, आप इसका अंदाज़ा मुश्किल ही लगा सकते हो। तो जिस देश ने इतने खतरनाक लेवल के पंगे लिए हो दुनिया की सबसे बड़ी शैतानी कुव्वतों से, क्या वो डर गया होगा? नहीं भाई साहब, ये जो खामोशी है इसके अंदर कोई राज है जो अमेरिका और इजराइल को, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पता है। अमेरिका और इजराइल ने जो सीज़ फायर किया है उसके पीछे एक बड़ी वजह है। मैं खुलकर नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है मेरा दावा गलत हो जाए बाद में, इसलिए दावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मगर ईरान के पास कुछ ऐसा है जिसका वो आने वाले दिनों में खुलासा करेगा, जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका ठंडे पड़े हुए हैं। आप अपने आप से एक बार खुद सोच कर देखो, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अमेरिका जिसकी इंटेलिजेंस दुनिया में सबसे खतरनाक है, इजराइल जिसकी खुफिया एजेंसी दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है, वो एकदम से ही ठंडे पड़ गए। ईरान की जैसे ही न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने का दावा किया अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, उसके बाद से सबने मान लिया कि हाँ जी हो गया है। अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कुछ और कह रही थी, ट्रंप के दावा करने के बाद वो रिपोर्ट्स भी बदल गई। अब भी कुछ लोग जो हैं वो दावे कर रहे हैं कि ईरान को इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ईरान के बड़े बड़े ऑफिशियल्स की दावे कर रहे हैं कि भाई एनरिचमेंट तो हम नहीं रोकेंगे, बात करो या मत करो, टेबल पर आओ या ना आओ। उसके बावजूद भी इजराइल और अमेरिका एकदम से इतने ठंडे कैसे पड़ गए? सवाल तो यही उठता है ना। तो जवाब सवाल के अंदर ही है। ईरान आने वाले वक्त में कोई ना कोई बड़ा खुलासा ज़रूर करेगा जो दुनिया में बड़ा ही खतरनाक लेवल का भोकाल लेकर आएगा, उम्मीद तो यही है। तो वहीं IDF यानी इजराइल की फौज का एक ऑफिसर ईरान के लिए जासूसी करता हुआ पाया गया है, दोषी करार दिया गया है। देख लो, इजराइल अमेरिका के सपोर्ट और यूरोप के सपोर्ट से खतरनाक पैसे वाला है। इजराइल का डिफेंस बजट 12 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर्स करने जा रहे हैं इजराइल के ये स्मोट्रिच और डिफेंस मिनिस्ट्री वाले मिलकर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनके पास कितना पैसा होगा जासूसों को देने के लिए, इधर उधर कत्लेआम कराने के लिए, असैसिनेशंस कराते हैं, बहुत खर्चा होता है इन सब चीज़ों में। ईरान गरीब फटीचर, जैसे पाकिस्तान को कहा जाता है भारत में बैठकर कि पाकिस्तान फटीचर, गरीब, अलाना फलाना, वैसे ही ईरान को भी कहा जाता है अमेरिका और यूरोप के देशों के द्वारा, इजराइल के द्वारा, कि ईरान फटीचर है, स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, हालत ख़राब है, लेकिन देखो सारा पैसा मिसाइल पे लगा रहा है, हथियारों पे लगा रहा है। ईरान के लोगों का पैसा हथियारों में डालकर आतंकियों को सपोर्ट कर रहा है ईरान पूरी दुनिया में। लेकिन ईरान एक काम ये भी कर रहा है कि इजराइल के वो सोल्जर जिनको अच्छा खासा पे किया जाता है, भाई इससे अंदाज़ा लगा लो आप, इंडिया से जो मजदूर गए हैं इजराइल, कोई गया है पंचर बनाने,
कोई गया है चप्पल साफ करने, कोई गया है जूते रगड़ने, कोई गया है पोस्टर लगाने। पोस्टर तो इंडिया में भी लगाते हैं ना, वैसे फिल्मों के पोस्टर आते हैं जो एंटी मुस्लिम फिल्में होती हैं, तो उनके पोस्टर लगाने के पैसे यहाँ कम मिलते हैं, वहाँ ज़्यादा मिलते हैं। उनको भी सैलरी मिल रही है 1,38,000 37,000 पोस्टर लगाने वालों को, पंचर लगाने वालों को जो गए हैं यहाँ से। अब आप सोचो कि जो आर्मी में, मिलिट्री में काम कर रहा है ऑफिसर के तौर पे, उसकी सैलरी कितनी होगी। अब जिस बंदे को इतनी तगड़ी सैलरी मिल रही है, उसको खरीदने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता होगा। मैं आपको इमेजिनेशन की दुनिया में लेकर जा रहा हूँ। ईरान कितना खर्चा कर रहा है, और ऐसे कई सारे जासूस ईरान के इजराइल में निकल चुके हैं जो इजराइल के इंटेलिजेंस से, इजराइल की फौज से हैं, उसको धर लिया गया है। तो उधर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का शांति दूत बनने का जो भूत था वो उतर गया है। अमेरिका और जर्मनी दोनों ने मिलकर एक डील साइन की है यूक्रेन को हथियार भेजने के लिए, ताकि रशिया के ऊपर यूक्रेन जवाबी हमले कर सके। आपको बताता चलूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप बने थे प्रेसिडेंट, शपथ ली थी, उसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर मच्छी बाजार में जैसे झगड़ते हैं ना, वैसे झगड़ा किया था। ऐसा लग रहा था कि अब ये पूरी तरीके से प्रो रशिया हो गए हैं, मगर पुतिन ने ट्रंप की बातें नहीं मानी। ये रशिया को रिझाने की कोशिश कर रहे थे, पुतिन को पागल समझ रहे थे, या कहूँ पुतिन को जुलानी समझ रहे थे कि हम जो शर्तें रखेंगे, हम तेरे चूतड़ों पे हंटर बजाएंगे, लाल कर देंगे, फिर भी तुझे उफ नहीं करना, जो हम कहें वो मान लेना। जुलानी ने कहा ओके महाराज, आप बस डॉलर की कृपा करते रहें। वैसे ही इन्होंने समझा कि पुतिन से भी कहूँगा, पहले तो दिखा दूंगा कि देखो मैं यूक्रेन को कैसे डांट रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पीछे कर रहा हूँ, अब तुम भी बात मानो। पुतिन ने कहा हम तुम्हारी बात तब मानेंगे जब उसमें हमारे इंटरेस्ट शामिल होंगे। जो भी शर्तें इन्होंने रखी, पुतिन ने इनकार कर दिया। उससे ये बौखला गए हैं, सफ़ेद जानवर बाहर आ गया। अब इनको कौन समझाए कि भैया पुतिन जुलानी थोड़ी है। तो वही गाजा के अंदर वन एंड ओनली क्रिश्चियंस का कैथोलिक चर्च, आखिरी बचा हुआ चर्च, उस पर भी इजराइल ने बॉम्ब गिराकर उसको तबाह कर दिया है, जिसमें 2 लोग कम से कम मारे गए हैं। दुनिया भर में जो क्रिश्चियंस हैं वो तो खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को हथियार वगैरह भेजकर, उनको कोई मतलब नहीं है। इनके लिए भी आवाज़ मुसलमान ही उठा रहे हैं पूरी दुनिया में। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।